नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते टॉप 100 खबरों पर। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में 77.8% असरदार साबित हुई है। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही ट्रायल का डेटा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा था, जिस पर मंगलवार को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम मीटिंग हुई थी। इसमें वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के डेटा को मंजूरी दे दी गई। 25,800 लोगों पर फेज 3 का ट्रायल किया गया था। इसमें देखा गया था कि कोरोना के खिलाफ ये वैक्सीन कितना बचाव करती है। एसईसी की मंजूरी के बाद इस डेटा को अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी सबमिट किया जा सकेगा। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर डेवलप किया है। इससे पहले मार्च में भारत बायोटेक ने फेज 3 ट्रायल के अंतरिम रिजल्ट जारी किए थे। प्रारंभिक आंकड़ों के हवाले से बताया गया था कि कोवैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाने में 81% तक कारगर है। वहीं वैक्सीन संक्रमण के बाद गंभीर बीमारियों या अस्पताल में भर्ती होने से 100% बचाव करती है। यूपी की सियासत में अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पहली बार राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। दोनों के बीच बैठक चल रही है। बताया जाता है कि लंबे समय से दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम और सीएम के बीच आपसी मनमुटाव कई बार खुलकर भी सामने आ चुके हैं। एक हफ्ते पहले ही आगरा में एक कार्यक्रम में केशव माए ने कहा था कि यूपी में सीएम का चेहरा दिल्ली से ही तय होगा। सोमवार रात ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक सीएम आवास पर हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्र संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी दोनों के बीच ही अनबन खुलकर सामने आई थी। केशव ने पार्टी और सरकार में अपेक्षा की शिकायत की थी। यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार के गठन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा है। फारूक अब्दुल्ला के घर मंगलवार को हुई गुपकर गठबंधन की बैठक के बाद बीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बीते दिन सरकार तालिबान से बात कर रही थी। जब तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। उन्होंने आवाम के लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं से भी बात करनी चाहिए। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जिन्हें भी पीएम की तरफ से न्योता भेजा गया है वे सभी 24 जून को मीटिंग में जाएंगे और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में शामिल हुए गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता यूसुफ तारिगामी ने कहा, हम जम्मू कश्मीर को लेकर उनसे बात करेंगे। हमारी मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं है। सब अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम मीटिंग में आसमान के तारे नहीं मांगेंगे। हम वही मांगेंगे जो हमारा था और हमारा ही रहना चाहिए। मीटिंग में शामिल मुजफ्फर शाह ने कहा था कि आर्टिकल 370 को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के वबिशारहाट से तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनकी शादी का मामला अब लोकसभा तक पहुंच गया है। भाजपा की सांसद रंगमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर नुसरत की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। संघमित्रा का कहना है कि नुसरत जहां का आचरण अमानवीय है। शादी के मसले पर उन्होंने अपने वोटर्स को देखो में रखा है। साथ ही इससे संसद की गरिमा भी धुमल रही है। उन्होंने मांग की है कि मामले को संसद की एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए। साथ ही जांच कर नुसरत पर एक्शन लिया जाना चाहिए। यूपी के बदायूं लोकसभा सीट से सांसद रघुमंत्रा ने चिट्ठी में लिखा, नुसरत जहां ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ के दौरान अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में कोरोना के हालात को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इसी दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का फोकस ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि बंगाल पर था। लोगों की जान प्रधानमंत्री के आंसुओं से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। कांग्रेस नेता ने कोविड मिसमैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। उन्होंने इसे व्हाइट पेपर नाम दिया है। राहुल का कहना है कि इस व्हाइट पेपर का मकसद कोरोना की तीसरी लहर से बचने में देश की मदद करना है। दूसरी लहर सरकार की लापरवाही की वजह से खतरनाक हुई। अब तीसरी लहर के लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। इसमें वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो पहले की गई। कोरोना से लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है। पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से जारी गुटबाजी और खींचतान अब दिल्ली तक पहुंच गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 3 सदस्यीय पैनल के सामने पेश होने संसद पहुंचे। यहां समिति ने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में 90 मिनट तक उनसे मुलाकात की। इसके बाद कैप्टन वहां से चले गए। सभी के निगाहें अब कैप्टन की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से होने वाली मुलाकात पर टिकी हुई हैं। 3 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें हरीश रावत और जेपी अग्रवाल भी शामिल थे। अमरिंदर सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। इससे पहले पंजाब में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस का एक पैनल अपनी रिपोर्ट 10 जून को सोनिया गांधी को दे चुका है। अमरिंदर के अलावा कांग्रेस कमेटी से सुनील जाखड़, 10 मंत्री और 12 विधायक भी मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के घर पर आज शाम 4 बजे विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को लेकर बड़ी खबर आई है। मीटिंग से कुछ घंटे पहले बताया गया है कि पवार साहब के घर पर होने वाली मीटिंग का तीसरा मोर्चे से कोई लेना देना नहीं था। बीते दिन राष्ट्रमंच का बैठक पवार के घर होने के ऐलान के बाद से ही 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव के लिए थर्ड फ्रंट तैयार करने के कयास लगाए जाने लगे थे। सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कि पवार साहब इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वे अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस मीटिंग को सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भी बैठकें हो रही है, सही समय आने पर उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। देश में सोमवार को 42,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 81,031 लोगों ने कोरोना को मात दी और 1,167 लोगों की मौत भी हुई। करीब 3 महीने बाद कोरोना के नए संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 से नीचे आया है। इससे पहले 23 मार्च को 47,229 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस तरह पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में करीब 40,000 की कमी रिकॉर्ड की गई है। देश में अब तक कुल 2.99 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में रोजाना केसों के ट्रेंड और को देखते हुए तो आज कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। सबसे ज्यादा केस 3.44 करोड़ केस अमेरिका में आए हैं। देश के 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। देश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। यहां भूस्खलन की वजह से भी खतरा पैदा हो गया है। कई इलाकों में सड़कें टूटने लगी हैं। IMD के मुताबिक दक्षिणी पश्चिम मानसून उत्तरी सीमा के कई हिस्सों से होकर गुजर रहा है। इनमें बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, मेरठ, अंबाला और अमृतसर शामिल है। आज मानसून राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में आगे बढ़ेगा। अगले 48 घंटे बिहार के लिए खतरनाक होने वाले हैं। IMD ने बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिन भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले देश के 80% हिस्सों का मानसून पहले ही कवर कर चुका है। 10 दिन बाद मानसून जयपुर पहुंच सकता है। ओडिशा के 12 जिलों में 4 दिन का बारिश को लेकर अलर्ट जारी है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की जुबान एक बार फिर फिसल गई। 2 महीने पहले यौन हिंसा पर बेतुका बयान देकर विवादों में आए इमरान एक बार महिला विरोधी बयान देकर विपक्ष के निशाने पर हैं। उन्होंने यौन हिंसा के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें पर्दे में रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं के पीछे महिलाओं के छोटे कपड़े जिम्मेदार हैं। उन्हें समाज को बहकाने से बचना चाहिए। HBO एक्सियोस के देखिए इंटरव्यू में उनसे पाकिस्तान में रेप पीड़िता पर आरोप मढ़ने के एक मामले में सवाल पूछे थे। इस पर इमरान ने कहा, अगर कोई महिला कम कपड़े पहनती है तो इसका असर पुरुषों पर पड़ेगा, अगर वह रोबोट नहीं है तो। रेप पीड़िता को जिम्मेदार ठहराने के अपने पुराने बयान का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी रेप पीड़िता पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि पर्दे की व्यवस्था समाज में लुभाए जाने से बचने के लिए है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हुई हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को इसका गठन किया है। कमेटी में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य राजुलबेन एल देसाई, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा, NHRC के डायरेक्टर जनरल, NHRC के DIG मंजल सैनी और पश्चिम बंगाल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी राजू मुखर्जी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल हिंसा पर राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ शुरुआत से मुखर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल अकेला रक्तजनित क्यों हो, इतना जघन्य अपराध चुनावी हिंसा का हिस्सा बने। धनखड़ ने कहा कि राज्य में मैं जहां भी गया मैंने 3 सवाल पूछे। आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्या प्रशासन से कोई आया है? क्या कोई मीडियाकर्मी आया था? लोगों ने केवल एक ही बात कही, अगर हम पीड़िता के रूप में पुलिस स्टेशन गए होते तो हम अपराधी के रूप में सामने आते। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। 1 अप्रैल से यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे थे। इसके बाद देश में संक्रमण की दूसरी लहर आ गई। हालांकि श्रद्धालु बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। अमरनाथ की यात्रा सबसे कठिन यात्रा में से एक है। कश्मीर के बालटाल और पहलगाम से ये यात्रा शुरू हो गई है। ये तीर्थ अनंतनाग जिले में स्थित है। अमरनाथ की गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। शिवजी के इस तीर्थ का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे 10 से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित होता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को उन्होंने अमृतसर में कहा है कि अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री सिख समाज से ही बनाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चल रही अटकलों पर केजरीवाल ने कहा कि वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। केजरीवाल राज्य में अपनी पैठ बना रहे हैं तो उनका विरोध भी नहीं रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही यहां शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। अकालियों का कहना था कि केजरीवाल को पंजाब में कामयाब नहीं होने देंगे क्योंकि उनका रवैया ठीक तरह से विरोध में है। जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटने के बाद सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सुरक्षा बलों ने सोमवार को कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर IG विजय कुमार ने बताया कि मुदासिर कई दूसरी आतंकी वारदातों में भी शामिल था। उनसे 29 मार्च को सोपोर में लून बिल्डिंग के पास 2 पार्षदों रियाज अहमद पीर और शम्स उद्दीन पीर की गाली मारकर हत्या कर दी। 10 अप्रैल को सोपोर में सुरक्षा बलों ने मस्जिद में छिपे 5 आतंकियों को घेर लिया था। जम्मू कश्मीर के IG ने बताया था कि आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। हम चाहते थे कि मस्जिद का कोई नुकसान न पहुंचे। नई गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले दिन अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिकॉर्ड लोगों को वैक्सीन लगाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन खुश करने वाला है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है।
सोमवार को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ। यहाँ 16.70 लाख लोगों को टीका लगाया गया, या किसी भी राज्य का एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में आज जितना वैक्सीनेशन हुआ है उसमें मध्य प्रदेश ने अकेले 20% दिया है। स्टेट हाईवे के टोल टैक्स पर भी फास्टैग लगना शुरू हो गए हैं। इंदौर उज्जैन 4 लेन पर बारोली टोल प्लाजा पर 25 जून से इसकी शुरुआत होगी। एक बार टेस्टिंग हो चुकी है। उज्जैन में त्रिवेणी टोल पर फास्टैग लगेगा। इंदौर उज्जैन 4 लेन से रोज करीब 14,000 वाहनों की आवाजाही होती है। आने जाने दोनों तरफ से टैक्स बराबर लगेगा। महाकालेश्वर टोलवेज प्राणी कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर कुलदीप द्विवेदी ने बताया कि 4 लेन के टोल पर 8 में से 6 लेन फास्टैग को रहेंगी, बची हुई 2 लेन पर कैश देने वाले रहेंगे। इंदौर में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सबसे बड़े वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर लोगों में खास उत्साह और गंभीरता रही, लेकिन बार बार सर्वर डाउन होने से धीरे चलने के बावजूद उन्होंने काफी धैर्य रखा। व्यापक तैयारियों के चलते सुबह 8 बजे लगभग सभी 1045 सेंटरों पर सुबह 8 बजे वैक्सीनेशन शुरू हो गया। पहली बार कोवैक्सीन व कोविशील्ड के ज्यादा सेंटर होने तथा वहीं रजिस्ट्रेशन की सुविधा होने भी लोगों को राहत मिली। आम दिनों में कोवैक्सीन की कमी से परेशान लोगों को इस बार राहत रही, क्योंकि इसके लिए 31 सेंटर बनाए गए थे। सरकारी डेंटल कॉलेज को भी सेंटर बनाया गया था, जहां 800 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था। एमपी में 21 जून को वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 16 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाए गए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की जंग के लिहाज से यह बड़ा हथियार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को देर शाम कहा कि लोगों ने वैक्सीनेशन के महायज्ञ में भागीदारी की है। इसकी रफ्तार यही रही तो कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल को खुलने में विचार करेंगे। सरकार ने 16 जून से रविवार को छोड़कर 6 दिन कर्फ्यू हटा लिया है। बावजूद इसके संक्रमण नहीं बढ़ा। अब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने से यह फायदा मिलेगा कि कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। एमपी में अब तक 1.66 करोड़ से ज़्यादा डोज लग चुके हैं, यानी 21 लाख लोगों को दोनों डोज लगा चुके हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान 3 जून तक चलेगा। इन 12 दिनों में 55 लाख लोगों को पहला डोज लगने की उम्मीद है। वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान राजधानी के ऊना नगर में लोगों को 1 घंटे इंतजार करना पड़ा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भीड़ दिखाने के लिए दोपहर 1:45 पर अधिकारियों ने अभियान रोक दिया। टीका लगवाने आने वाले लोगों ने कहा कि सीएम के इंतजार में वैक्सीन 1.5 से 2 घंटे तक बाद लगी। मामले में एसडीएम ने कहा कि आरोप गलत है। हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले के लिए लोगों को दूर दूर किया था। भोपाल में सोमवार को 900 से ज्यादा सेंटर पर वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दोपहर करीब 2:30 बजे लोगों को जागरूक करने ऊना नगर पहुंचे। गोविंदपुरा एसडीएम मनोज वर्मा सेंटर की 3 डेस्क पर जाकर वैक्सीनेटर को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए कहते हैं भी। हालांकि कैमरा देखने के बाद उन्होंने धीमी रफ्तार से वैक्सीनेशन करने को भी कहा। भोपाल के सैफैया कॉलेज ग्राउंड पर राइडिंग प्रैक्टिस करते समय पिछला टायर निकलने से एक जिप्सी 3 बार पलटी। हादसे में राइडर के बगल वाली सीट पर बिना सीट बेल्ट बांधे बैठा मोनिश अहमद जिप्सी के नीचे दबने से घायल हो चुका है। गौरतलब है कि कोरोना के कारण 1.5 साल से राइडिंग चैंपियनशिप बंद थी। इसके कारण शहर के राइडर्स भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अनलॉक के बाद पहली बार राइडर का यह ग्रुप रविवार शाम को प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा हुआ। इसी दौरान यह हादसा हो गया। प्रैक्टिस के दौरान ग्राउंड का चक्कर काट रही जिप्सी की स्पीड लगभग 70 किलोमीटर थी। इस दौरान टर्न लेते हुए वापस से ट्रैक पर लाने की कोशिश के दौरान गाड़ी का पिछला टायर निकल गया और जिप्सी 3 बार पलटी, जिससे मोनिश दब गया। राइडिंग प्रैक्टिस के लिए पुराने भोपाल के 20 राइडर्स का यह ग्रुप शाम 5 बजे मैदान एक पत्र एकत्रित हुआ था, जहां एक के बाद एक ये राइडर्स स्टंट करते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे। बिहार से केंद्र में इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। बिहार की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होने जा रहा है। इसको लेकर कवायद भी तेज हो गई है। सीएम के दिल्ली दौरे पर सांसद लल्लन सिंह का बड़ा बयान आया है कि वह निजी यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों का इलाज कराना है। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार का कोई लेना देना नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल में शामिल होने पर सांसद लल्लन सिंह ने कहा कि यह पीएम मोदी का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल विस्तार में किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता।
पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया था कि इस बार जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है। नीतीश कुमार की तरफ से 3 नामों का प्रस्ताव केंद्र को जा सकता है। ग्वालियर में एक बार फिर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक हो गई। रविवार रात दिल्ली से ग्वालियर आ रहे सिंधिया की कार को छोड़कर पुलिस दूसरी कार भी पायलटिंग कर रही थी। पुलिस को लगा सिंधिया की कार आगे निकल गई है। इसके बाद पुलिस की पायलट और फॉलो वाहन उसने पीछे लग गए। इधर सिंधिया निरावली से हजीरा आईआईटीएम तक 7 किलोमीटर बिना सुरक्षा और फॉलो वाहन के आए। आईआईटीएम के पास टीआई हजारा आलोक परिहर की नजर सिंधिया की गाड़ी पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने पायलटिंग कर उन्हें जयविलास पैलेस तक पहुंचाया। सुरक्षा में चूक मुरैना और ग्वालियर पुलिस की पायलटिंग टीम में समन्वय न होने के कारण हुआ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में उनका सहयोग नहीं कर रही है। देशमुख से 3 बार पूछताछ भी हो चुकी है। कुछ महीने पहले सीबीआई ने देशमुख के 12 ठिकानों पर छापा भी मारा था। सोमवार को सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के पिछले आदेश के बाद शुरू की गई जांच पूरे राज्य प्रशासन की सफाई करने का मौका था। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जामदार की पीठ महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करवाई थी। इनमें उनसे एफआईआर से 2 पैराग्राफ को हटाने का आग्रह किया था। मेहता ने राज्य सरकार द्वारा लगाए गए इन आरोपों से इनकार किया कि सीबीआई जांच में पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की बहाली और मुंबई पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और तैनातनी से देशमुख के अनुचित हस्तक्षेप के मुद्दे को शामिल करके उच्च न्यायालय के आदेश से बाहर जा रही है। तुषार मेहता ने राज्य के वकील रफीक दादा द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई अवैध फोन टैपिंग और पुलिस तलाशी से संबंधित संवेदनशील दस्तावेजों का कथित तौर पर लीक करने के मामले में आईपीएस अधिकारी रोशम शुक्ला के खिलाफ जांच में पिछले दरवाजे से प्रवेश पाने के लिए देशमुख के खिलाफ चल रही तहकीकात का इस्तेमाल कर रही हैं। उदयपुर में निर्जला एकादशी के मौके पर कांगड़ी के आटे का सेवन करने पर 60 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आनंद फानम में 4 दीवारी इलाके में रहने वाले दर्जनों लोगों को एमबी अस्पताल में ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में मरीज देख डॉक्टर भी परेशान हो गए। उदयपुर के जडियो की ऑल के रहने वाले विकास सोनी ने बताया कि उनके परिवार में 5 सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार को परिवार के 5 सदस्यों ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था। लगभग 1 घंटे बाद सभी की तबीयत खराब होने लगी और सभी उल्टी दस्त से ग्रस्त हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विकास ने बताया कि मैं अपने परिजनों को जब एमबी अस्पताल लेकर गया था तो वहां बड़ी संख्या में शहरवासी बड़े परिजनों की तहत इसी व्रत में आटा खाने से बीमार होकर उपचार कराने पहुंचे थे। जगदीश चौक निवासी शकुंतला देवी ने बताया कि सोमवार शाम उन्होंने पूजा अर्चना के बाद कांगड़ी के आटे में बना हुआ खाना खाया था, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उल्टी दस्त शुरू हो गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में खेला जा रहा था। आज 5वें दिन न्यूजीलैंड टीम 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलना शुरू किया था। पहले दिन के बाद मैच का चौथा दिन भी बारिश के कारण धुल गया। दूसरे दिन तीसरे दिन की खेल हो सका, लेकिन अब भी 2 पारियां पूरी तरह नहीं हो पाई थी। मैच का 5वां दिन काफी खास रहने वाला था। यदि 5वें दिन धूप निकली और खेल होता गया तो टीम इंडिया का टारगेट न्यूजीलैंड को बढ़त के साथ रोकना होगा। यदि ऐसा होता तो केवी टीम जल्द ऑल आउट हो जाएंगी। यदि 5वें दिन धूप निकली और खेला होता है तो टीम इंडिया का टारगेट न्यूजीलैंड को बढ़त लेने से रोकना होगा। यदि ऐसा होता तो कीवी टीम जल्द ऑल आउट हो जाएगी। टीम इंडिया 5वें दिन ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर रिजर्व डे में न्यूजीलैंड को बड़ा टारगेट देना चाहती थी। बता दें कि टेस्ट को 2 दिन बारिश से धुलने के बाद रिजर्व डे का इस्तेमाल होना लगभग तय हो चुका है। तो टॉप 100 खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।